हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 4.1 के 2 के 1 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, वही हम लोग को हल करेंगे। और देखिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद में समझेंगे क्वेश्चन क्या कहना चाहता है और हम लोग करना क्या है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो हेडिंग में लिखा गया है कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब सिर्फ द्विघात के रूप में निरूपित कर देना, मैंने व्यक्त करवा देना है। ठीक है, और वही आंसर भी देता है। ठीक, तो कहता है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्षेत्रफल लिख ही देता है यहाँ पर थोड़ा सा। क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 528। चलिए, क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है ना। और क्षेत्रफल बता दें कि आपको कि हमेशा स्क्वायर के रूप में होता है। ठीक है, क्षेत्रफल क्या के रूप में होता है? तो स्क्वायर के रूप में होता है। और जो भुजाएं होती है मीटर या सेंटीमीटर कुछ में भी रहे, लेकिन मीटर में रहेगा तो खाली मीटर में रहेगा। लेकिन अगर क्षेत्रफल बोले तो मीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर में और सब भुजाएं दिया हुआ रहे तो आपको क्षेत्रफल जो दिया हुआ रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में रहेगा। ठीक है, चलिए, तो क्षेत्रफल दिया गया है। उसके बाद में कहता है कि क्षेत्रफल की जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। क्षेत्रफल की लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। देखिए, हम माने सबसे पहले चौड़ाई काहे कि बोला है कि क्षेत्रफल की जो लंबाई है, क्या लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। कौन? लंबाई। कौन है? लंबाई। इसलिए लंबाई और कुछ होगा कि चौड़ाई के दुगना, माने कि चौड़ाई क्या माने थे? एक्स, तो एक्स के दुगना 2x है कि नहीं। और एक अधिक है तो एक जोड़ दिए हैं, है ना। मतलब 2x + 1 हो जाएगा क्या? लंबाई। तो कहता है कि तो कहता है कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। लेकिन ये गलत बोला है, क्योंकि हम लोग को पता है, आगे हेडिंग में ही बोल दिया गया है कि आपको क्या निकालना है, तो सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है इसको, है कि नहीं। चलिए, तो सिर्फ हम लोग द्विघात के रूप में व्यक्त करेंगे और आगे हम लोग बढ़ना नहीं है। ठीक, चलिए, तो सबसे पहला शर्त यही है। इसका जो लिखा गया था, देखिए, मान लेना सबसे पहले कि भूखंड की चौड़ाई क्या है? एक से है। हम चौड़ाई क्यों माने पहले? क्योंकि बोल रहा था कि इसका जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो लंबाई न है, ठीक है, लंबाई है, इसलिए लंबाई को लाने के लिए पहले चौड़ाई माने हम। ठीक है ना। चलिए, तो चौड़ाई क्या बोला कि लंबाई के दुगने से, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है लंबाई, है ना। चलिए, तो अब क्षेत्रफल भी दिया गया है। तो आप जानते हैं कि आयताकार भूखंड का हो या आयत का क्षेत्रफल बोलो तो क्या हो जाएगा। देखिए, ये फिगर से भी आप दर्शा सकते हैं इसको। फिगर इस तरीके से इसका पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। जेकर आमने सामने के भुजाएं क्या हो? बराबर होंगे, उसी को तो बोलते हैं आयत, है ना। चलिए, तो लंबाई क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा। तो लंबाई कितना आया है देख लीजिए, तो 2x + 1। और चौड़ाई क्या है? x। ये द्विघात है, इसलिए हम लोग x ही x का प्रयोग करते हैं। लेकिन दो जब आप लोग पढ़ के निकले उसमें 2 को 4 शामिल होता था, है ना। चलिए, आइए देखिए, विशेष तो हम लोग समझते भी हैं। चलिए, उसके बाद में आयत का क्षेत्रफल क्या होता है वो लगा देना है। चलिए, हम लोग लिख लेंगे कि चूंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। होता है कि नहीं होता है? जी बिल्कुल होता है। आप भी समझते होंगे, हम भी समझते हैं। ठीक है, चलिए, तो लंबाई क्या आया है अपने पास? तो 2x + 1 आया है। किसका? तो आयताकार भूखंड का या फिर आयत का कह सकते हैं ना। चलिए, तो लंबाई कितना आया हुआ है? तो 2x + 1 आया हुआ है कि नहीं। तो इसको यहाँ अपन, चलिए कोई बात नहीं। लंबाई कितना है? देखिए, आयत का क्षेत्रफल क्या दिए हुए था पहले से? 528। तो यहाँ पास 528 आपको लिख ही लेना है। वो हम बाद में लिखने के लिए छोड़ रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, लिखिए। तो आपको जो लंबाई दिया गया है 2x + 1 ही है ना। और चौड़ाई क्या है? x मीटर है। तो x मीटर है, गुना का गुना दे दीजिए और x, है कि नहीं। इस तरीके से आप कर सकते हो, सिर्फ बैठाए हैं देख देख करके। लिख लीजिए 528 का 28 बराबर। अब 2x में करेंगे पहले x से गुना, तो 2x कितना हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि बेस समान होने पर, मतलब कि चार मान समान होने पर, यहाँ 4 मान x, यहाँ भी x, चार मान समान होने पर गुना पावर जो होता है जुड़ता है, तो जोड़ दीजिए। तो एक पावर इसके पास में और एक पावर इसके पास में, तो एक एक 2 पावर, है कि नहीं। चलिए, उसके बाद प्लस, क्योंकि यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, कोई चीज नहीं है तो प्लस ही ना होगा। हाँ, चलिए, तो x में कीजिएगा 1 से गुना, तो 1x लिखो या फिर x लिखो, एक ही बात होता है।
ठीक है ना। तो आप एक्स लिखिएगा तो बढ़िया लगता है थोड़ा सा देखने में। चलिए आइए, अब आपको करना है द्विघात के रूप में चेंज करना था ना। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। आइए अब क्या करते हैं, इसको खींच के ले जाएंगे उधर हम लोग, ठीक है। इसको इधर जीरो लिख देंगे, समझाएं कैसे जीरो हुआ से। 2x² प्लस एक्स और माइनस 528 है कि नहीं। देखिए जब ये 528 इस साइड से उस साइड गया तो इधर कुछ बचा नहीं बचा, तो उसके लिए हम लोग जीरो लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आप कुछ नहीं, आपको सिर्फ सीधा कर देना है, ये जीरो को उधर फेंक देना है ना। इतना ही आंसर दे रहा होगा, देख लीजिएगा आप लोग। 2x² प्लस एक्स और माइनस 528 बराबर में जीरो, सिर्फ सीधा कर दिए हैं। चलिए तो यही आपको वो दिखाना था, द्विघात समीकरण वाला क्या होगा। तो ऐसे करेंगे, ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलेंगे और दूसरे कंडीशन को सीखेंगे। 4.1 के 2 के 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, उसी को आज हम लोग हल करेंगे। और बिल्कुल देखिएगा ध्यान से, आपको ये भी क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा और बिल्कुल है भी आसान, इसमें कोई दो मत है भी नहीं। तो चलिए बिल्कुल आप लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहिए ताकि हम आपको बहुत बढ़िया से सिखा सके, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और पढ़ेंगे भी, आइए समझते हैं ध्यान से। चलिए तो सबसे पहले बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो है 306 है। मतलब समझे आप ना तो सिखाते हैं, आइए ध्यान से देखिएगा। उसके बाद में हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन बोला है, ठीक है। चलिए तो ये धनात्मक पूर्णांक मतलब आप लोग समझते होंगे, पूर्णांक के पहले परिभाषा आप लोग जान लीजिए, उसके बाद में पूर्णांक कई प्रकार के होते हैं ये भी समझा देते हैं आपको, ठीक है। तो पूर्णांक उसको कहते हैं धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। आप लिखिएगा, नोट कीजिएगा, ठीक है, अपने कॉपी में। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य को मिलाने से अगर बन जाए ना कोई संख्या, उसी को तो पूर्णांक बोलते हैं। या फिर धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य के समूह को क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, तो पूर्णांक कहेंगे। पूर्णांक जो मुख्य रूप से होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धनात्मक और एक ऋणात्मक। धनात्मक का मतलब प्लस वाली संख्या और ऋणात्मक का मतलब माइनस वाली संख्या। समझ में आ गया बात है। तो यहाँ पास धनात्मक संख्या की बात है, तो चलिए पहली धनात्मक संख्या को हमने मान रखा है कि माना कि पहले धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x। उसी तरीके से मान लेंगे तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या मानेंगे, x+1। चलिए मतलब आपको कहने का है कि x+2 आप नहीं मान सकते, क्योंकि जीरो के बाद एक आता ना है। अब जब x एगो मान लिए तो उसके बाद में x+1 आएगा धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। तो धनात्मक +1 हुआ कि नहीं हुआ, ये भी कोई चिन्ह नहीं इसके आगे है, तो प्लस का चिन्ह है कि नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। और इसके आगे भी प्लस, इसका भी प्लस, समझ गए। चलिए उसके बाद में दिया गया था, क्या दिया गया था कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का जो गुणनफल है 306 दिया गया है, यही तो देल है। अब आप लोगों को लगता होगा कि बोर्ड पे छाप देते हैं डायरेक्ट, नहीं, अब समझिएगा ध्यान से, आपको नहीं समझ में आता फिर बोलिएगा। हम टाइम कम करने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। लिखेंगे तो लिखने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसके लिए हम बोर्ड पे पहले लिख देते हैं, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं। अब कह रहा था कि ये दोनों का क्या धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दे ले 306 है। तो गुणनफल मतलब गुना, कौची गुना, कितना दे ले है, तो 306 दे ले है। तो दोनों पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक के ये दोनों के, ठीक है। चलिए तो दिया गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल, तो दोनों गुणा कर लेना है, x × x+1 है ना। चलिए बराबर 306 दिया गया है, चुपचाप गुणा कीजिए। गुणा करने के लिए आपको बहुत बढ़िया से हम सिखाए हैं, है ना। चलिए तो x में x से गुणा कीजिएगा तो आपको x² मिलेगा, जो हम आपको बहुत बढ़िया से अगला क्वेश्चन में बताएं। उसके बाद में यहाँ प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस ही होगा। इसके पास एक था, तो देखिए ध्यान से देखना है, एक था इसके पास से पावर, एक था इसके पास में, एक और एक जोड़ेंगे तो दो हो जाएगा। गुणा में पावर जुड़वे करता है, अगर ABCD का अक्षर समान रहेगा था, ठीक है, जोड़ दिए ना। उसके बाद में देखिए x में x से गुणा कीजिएगा, एक x लिखिए या फिर x लिखिए, एक ही बात होता है। और 306 का 6, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए आप क्या करना है, आपको कुछ नहीं, देख लीजिए, कुछ नहीं करना है। 306 का 6 बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0, क्योंकि देखिए 306 को खींच के लाया इधर बराबर के साइड, है ना। अब ये हो जाएगा, इधर प्लस में था तो इधर आएगा तो माइनस में, है कि नहीं। चलिए बराबर में कुछ नहीं तो 0, आपको आंसर यही दे रहा होगा, देख लीजिए। तो ऐसा करेंगे, ये वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। वाली 4.1 के 2 के 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 2 तक हमने हल कर दिए थे और अब आए हैं हम लोग 2 के 3 नंबर क्वेश्चन को हल करने। इसमें भी वही कंडीशन, आप लोग को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर देना है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, और बिल्कुल ये क्वेश्चन जो है ना लगभग प्रत्येक वर्ष एग्जाम में आते रहता है, ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। ये
कभी कभी 5 नंबर में भी आता है और कभी कभी 2 नंबर में भी आता है। अगर द्विघात ग्रुप में सिर्फ बदलना रहेगा तो 2 नंबर में आएगा, और अगर आपको कह देगा कि दोनों के वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए तो आपको क्या करना है, चुपचाप आपको दोनों का वर्तमान आयु ज्ञात कर देना है और 5 नंबर ले लेना है। समझ रहे हैं ना। चलिए तो समझते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और ध्यान से समझिएगा, आपको ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा क्या कहता है, ध्यान से सुनना है। कहता है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, रोहन की जो माँ है उससे 26 वर्ष बड़ी है। अब आपकी माँ आपसे कितना वर्ष बड़ी है ये आप कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, देख लेना, जोड़ लेना, देखते हैं कौन कौन बच्चा को जोड़ने आता है। ठीक है, और उनका डेट ऑफ बर्थ थोड़ा सा लिख लेना है, कितना है हम बता देंगे फिर सबको कमेंट में बारी बारी से। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। कहता है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। कितना वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष। ठीक है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल आपसे 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। चलिए देखिए, ये झूठ बोल दिया है लास्ट में कि हम रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हम लोग को डायरेक्ट ऊपर में हेडिंग बता दिया गया है कि खाली द्विघात समीकरण के रूप में आप व्यक्त कर दीजिए। ठीक है ना। चलिए समझते हैं। तो कहता है 3 वर्ष से, इसको ये बात को थोड़ा समझ लेंगे कि आपसे 3 वर्ष का कहता है कि उनकी आयु जो है वर्षों में का गुणनफल आपसे 3 वर्ष पश्चात की बात है, मैंने बात की बात है, 360 हो जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए ध्यान से समझना है। सबसे पहले तो मानना पड़ेगा हम लोग को, कहा है कि आयु की बात है तो पहले दोनों का आयु मान लेना होगा। तो मान लेना है, माना कि रोहन की वर्तमान आयु क्या मानना है? x वर्ष। समझ गए, x वर्ष मान लिए रोहन की वर्तमान आयु। उसी तरीके से इसलिए जब रोहन की माँ की वर्तमान आयु निकलेगा तो 26 वर्ष बड़ी है रोहन से, है कि नहीं। तो वही x रोहन की आयु था और x + 26, है ना, जिससे मान लिया रोहन की आयु 2 वर्ष हुआ। तो 2 में 26 जोड़ेंगे तब ना ये माँ की आयु निकलेगा कि रोहन की माँ जो है 28 वर्ष की होगी, है कि नहीं। इसलिए रोहन की माँ में रोहन की आयु को जोड़ देना है। समझ गए, तो रोहन की माँ की आयु निकल जाएगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं। उसके बाद में कुछ ही बोला कि 3 वर्ष पश्चात उनकी माँ की जो आयु है कितना वर्ष हो जाएगा? 360। हाँ 360 हो जाएगा, है ना। चलिए तो वही मान लेना है। तो समझिए ध्यान से, यहाँ पास 3 वर्ष पश्चात की बात है तो दोनों को निकाल लेंगे 3 वर्ष पश्चात। आइए प्रश्न से बोल दिया है। चलिए 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, रोहन की आयु। चलिए पश्चात की बात है इसलिए जुड़ेगा। क्या होगा? जुड़ेगा। आप देखिए, मान लिया जब कोई बोलेगा कि पश्चात का मतलब होता है बाद। क्या होता है? बाद। जैसे अभी से बोलेगा कि हमारा आयु जो है 3 वर्ष पश्चात यानी कि बाद, 3 वर्ष बाद बोल रहा है ना। 3 वर्ष 3 और जुड़ जाएगा। अभी मान लिया जाए 19 से 18 हो रहा है तो 19 में और जोड़ देंगे कितना? 3, तब ना पश्चात की बात आएगा समझ में। तो यहाँ पर जोड़ना ही पड़ेगा हमको। पश्चात कहे तो आपको जुड़ना है और पूर्व कहे तो आपको घटाना है। पूर्व का मतलब होता है पहले। क्या होता है? पहले। समझे? पश्चात कहे तो क्या करना है? जोड़ेंगे। ये बात आप लिख लीजिएगा। ये बात को हम आपको सिखाए होंगे 2 चर वाला में भी बहुत बढ़िया से, है ना। पश्चाताप, पश्चाताप, पश्चात, है ना। पश्चात कहे तो आपको जोड़ना है और पूर्व कहे तो क्या करना है? घटाना है। पूर्व कहे तो घटाना है। ये बातें समझ लेना होगा पहले आपको, तभी आयु वाला आपको समझ में आएगा और 5 नंबर आपके झोली में आएगा। ठीक है, आइए समझते हैं। अब 3 वर्ष पश्चात रोहन की जो आयु हो गया x + 3 हो गया, इसकी माँ की आयु कितना होगा? आइए समझाते हैं। देखिए 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगा जी? तब वर्तमान आयु था x + 26 और 3 जुड़ जाएगा ना। 3 वर्ष बोल ही रहा था, है ना। पहले से था उसका वर्तमान, अभी का आयु जो है x + 26 था तो उसमें 3 जुड़ जाएगा। आइए जोड़िए। चलिए लिख लिए होंगे आप लोग ना। तो x रहेगा। अब 26 में 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा, है ना। चलिए तो अब कहता है कि अगर आयु के जो गुणनफल है कितना हो जाता है? 360 हो जाता है। कितना हो जाता है? 360। 3 वर्ष पश्चात की बात है, एक आयु गुणनफल क्या हो जाता है? 360 हो जाता है। चलिए लिखा है तो 3 वर्ष बाद था पश्चात उसका जो आयु है किसका? रोहन की। इसको वर्ष में दर्शा लेना है। चलिए तो एक तो हो जाएगा x + 3
गुणनफल की बात है तो गुना करेंगे और उसके बाद में x प्लस 29 बराबर 360 न दिले है कि नहीं। 360 वर्ष, समझ में आई बात है। कह रहा था कि 3 वर्ष पश्चात जो है उनकी आयु का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो 360 हो जाएगा। यही तो बात बोला है किताब में, तो चलिए गुना कीजिए, है ना। तो गुणा करने के लिए शॉर्ट आपको बताए थे, x को पहले कॉमन ले लीजिए, फिर x प्लस 29 लिख लीजिए, मतलब कि ये दोनों लिख लीजिए x को कॉमन लेकर के, ठीक। फिर प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, ये दोनों लिख लेंगे, x प्लस 29 बराबर 360 का 60। ओके, चलिए उसके बाद में आपको क्या करना है, x में x से गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर प्लस x में 29 है तो 29x प्लस 3 में x से 3x प्लस 3 में 29 से कीजिएगा तो 9 तिया 27 और 2 तिया 6 6 2 8 29 तिया 87, ठीक है 360। उसके बाद में एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख लीजिए प्लस 29x और 3x, 29 और 3 कितना होता है 32 प्लस 27 बराबर में क्या बच जाएगा 360। एक्स स्क्वायर प्लस 32x और प्लस 87 और माइनस 360 बराबर कुछ नहीं तो 0, है ना। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस होगा, है ना, क्योंकि बड़ा वाला देखिए यहाँ बड़ी माइनस है, घटाइए तो 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा 3 बचेगा। यहाँ बच गया इसके पास में 5, तब 5 में से 8 तो नहीं जाएगा तो 15 में से 8 जाएगा ना, तो 7 बचेगा। कितना बचेगा 7, 15 में से 8 जाएगा था। आप देखिए इसके पास में कितना बच गया, इसके पास में तो अब 2 ही बच गया, तो 2 का 2 मतलब 273 बराबर 0। तो आशा करेंगे इतना ही आपको द्विघात ग्रुप में व्यक्त करना था। तो चलिए आशा करेंगे ये वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि हम इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के लिए, लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का। तो चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में ऐसे ऐसे प्रश्न आते रहते हैं, ठीक है, तो इसको भी हम लोग VVI के रूप में पढ़ लेंगे। और ध्यान से मतलब सोचिए ना कि NCERT के सारे क्वेश्चन जो है ना सारे VVI हैं। आपको भ्रम है अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, देखिए अच्छे मार्क्स लाने वाले को VVI नहीं होते, सारे VVI अगर चाहते तो सब बनाइए, और नहीं लाना है मार्क्स ना, अगर पास होना है तो आप सिर्फ हम बता देंगे कि ये क्वेश्चन को कीजिए लास्ट में एग्जाम टाइम में, और वो आप कर लीजिएगा, आपको पक्का दम 60% यानी कि फर्स्ट डिवीजन आपको बढ़िया से आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले क्वेश्चन को और उसके बाद समझते हैं। चलिए आइए समझते हैं ध्यान से। कहता है एक रेलगाड़ी जो है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है ना। जब समान चाल से चल रही होती है तब वह 480 किलोमीटर को तय करती है, ठीक है। चलिए यदि इसकी चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती, है ना। चलिए समझते हैं थोड़ा ध्यान से। क्या बोला है कि अगर वही दूरी को इसी चाल 8 किलोमीटर, हाँ, यदि इसकी चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, देखिए आइए समझते हैं। तब पहला समझते पूरा जो है इसका जो तय करना है 360 ना, चलिए सॉरी 360 नहीं है, 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से, हाँ। चलिए कुल दूरी जो दिया गया यहाँ पास कितना दिया गया है, यहाँ पास लिख ही लेते हैं। आइए चलिए ध्यान से देखिएगा, कुल दूरी कितना दिया हुआ है 480 किलोमीटर। अब यहाँ पास घंटा प्रति नहीं लगा देना है, ठीक है, कहा कि चाल में लगाते हैं, बोला दूरी में नहीं लगाएंगे, दूरी तो किलोमीटर है ही है, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखते हैं। और ये फॉर्मूला तो आप लोग बहुत बढ़िया जानते होंगे, है ना, ये फिजिक्स में भी मिलता है, मैथ में मिलता है। मान लेना है कि माना कि रेलगाड़ी की समान चाल जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो इसी कंडीशन से हम लोग फर्स्ट शर्त निकालेंगे, समझ रहे हैं ना। चलिए तो शर्त फर्स्ट में कहा है कि समान चाल से कितना दूरी तय करती है, तो 480 किलोमीटर। तो समान चाल को क्या माने हैं x। चलिए ध्यान से आप समझिएगा तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा, नहीं समझिएगा तो फिर देखिए ऊपर तरीका लिखिएगा हमको, है ना। चलिए शर्त फर्स्ट में यही बोला है, समान चाल से चलेगा तो 480 किलोमीटर तय करेगी, है ना। चलिए तो समय तो आपको निकालना ही है। चलिए तो फॉर्मूला है समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी क्या दिया गया है देख लीजिए, तो 480 किलोमीटर, और चाल क्या है फर्स्ट शर्त में x। अब फर्स्ट शर्त में तो ये आ गया आपको, है ना। चलिए अब शर्त सेकंड क्या था देख लीजिए, फिर से थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ध्यान से, गड़बड़ ना हो सके। चलिए क्या कहता है
कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, ठीक है, चाल कमने पर, यहाँ पास चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाने पर, लिख लीजिए, कम हो जाने पर। चलिए, तो जब कम हो जाएगा तो चाल कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, तब इसका जो समान चाल था x था, तो x माइनस 8 हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पास देख रहे हैं कि चाल कम रहा है, कितना था, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। चाल अब कितना हो गया, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल कमा तब ये कंडीशन आएगा। चलिए, तो अब जो हो गया इसका चाल x माइनस 8 हो गया, और दूरी तो वही है ना। चलिए, तो पुनः फॉर्मूला वही लगाएंगे, समय बराबर कौची, तो दूरी बटा, चलिए बढ़िया से लिखते हैं, दूरी चाल, है ना। तो आपके पास दूरी क्या है, तो दूरी देख लीजिए 480 है, इसी के ना चलना है, और x माइनस 8 किलोमीटर, सॉरी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम जाता है ना, चाल, है ना, यही आता है ना। चलिए, तो एक बाद में कौची कहता है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। यदि ऐसा होता है तो इसके बाद में क्या कहता है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। चलिए, कोई बात नहीं, 3 घंटा में अधिक समय लेती है, किसको, तो वही दूरी को तय करने में, जब ऐसा होता है तब। चलिए आइए, तो पहले लिख लीजिए 480 बटा एक्स, फिर बराबर दे दीजिए, फिर 480 बटा एक्स माइनस 8, पहले दोनों के बराबर आपको लिख लेना है। आपको जी कहता है कि वही चलवा के ई, जब एक समान चाल था तो वही चाल, सॉरी वही दूरी को तय करने में ई जब इतना 8, यहाँ पास क्या बोला, देखिए समझना ध्यान से थोड़ा सा, ठीक है। जब समय कोची हुआ चाल जो है कम आया तो समय ऑटोमेटिक बढ़ेगा, ये तो आपको पता है, बढ़ेगा ना। तो यहाँ पास क्या हो रहा है कि 3 घंटा ज़्यादा समय ले रहा है वही दूरिया को तय करने में, ना बोल दिया है किताब में, साफ साफ बोल रहे हैं कि फिर वही दूरी को तय करने में, कौन दूरी, ई वाला दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय ले रहा। देखिए इधर चाल कमा कि नहीं कमा, चाल कमा ना जी, देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से, कौची कमा, तो x माइनस 8 हुआ, कमा, तक इधर चाल कमेगा तो समय बचा दे लगेगा नहीं, तो ना अगर समझ में आ रहा तो समझिए थोड़ा सा ध्यान से आप। मान लिया जाए हमको कहीं जाना है, यहाँ से कहाँ जाना है, मान लिया जाए रफीगंज जाना है, सपोज डेट, या 10 किलोमीटर जाना है, तो कोई बच्चा जो है क्या करता है कि साइकिल से जा रहा है और कोई पैदल जा रहा है, तो साइकिल वाला पहले जाएगा तो उसको कम समय लगेगा, साइकिल वाला तेज अगर चलता है तो उसको कम समय लगेगा, और आदमी जो है धीरे धीरे चलेगा तो ज़्यादा समय लगेगा नहीं लगेगा। तो वही कंडीशन यहाँ समझना है थोड़ा सा, ठीक है, कि दूरी जब यहाँ पर चाल जब कम आ तो समय बिल्कुल ज़्यादा लगेगा, तो चाल इधर कम आ तो समय इधर ज़्यादा लगेगा ना। चलिए, तो दोनों को बराबर कर लगी, इधर ना जुड़ेंगे, समझ में आ रहा है। चलिए आगे समझते हैं, आप प्रोसेस करेंगे ध्यान से देखिए, एक ले लेंगे बटा में, एलसीएम ले लेंगे तो x हो जाएगा, x से x खत्म मतलब 480 प्लस x में 3 से गुना कीजिएगा 3x, रहने दीजिए इसको अभी, 480 बटा x माइनस 8, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पास आपको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, गुना कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा आपको बहुत बढ़िया से। चलिए गुना कीजिए, 480 और 3x में इतना से गुना करना है, ठीक है ना, कर लीजिए गुना। तो 480 में कीजिएगा x से तो 480x प्लस 3x में कीजिएगा, फिर देखिए थोड़ा सा घबरा रहा है ना, पहले बारी बारी से कर, गुना के रूप में लिख ही लेते हैं इसको, तब समझ में आएगा बढ़िया से। 3x, उसके बाद में x माइनस 8 को गुना करना है, बराबर x में 480 से, तो 480 x होगा, है कि नहीं। चलिए अब साइड में आ जाते, बढ़िया रहेगा इधर, ठीक है ना। चलिए अब कॉमन लेकर के गुना करने आपको आता होगा, तो 480 के 480 लिख लो पहले, इंटू x माइनस 8, x माइनस 8, उसके बाद में है प्लस 3x, और फिर x माइनस 8 है तो x माइनस 8 दे देंगे, और बराबर में कितना आया है 480x, इसको लिख ही लेना है, ठीक है ना। चलिए देखिए ध्यान से, 480x है ना। चलिए ध्यान से, कुछ नहीं, बस इसको कहा किए 480 पहले लिखे, उसके बाद में इसको सटाएं, फिर प्लस 3x लिखे, फिर इसको सटा दिए, ठीक है, दोनों जगह सटाना है। गुना कीजिए, 480 में x से 480x माइनस
480 में 8 से गुना कीजिएगा तो 8 में 0 से था 0, 8 ही 8 64 के 4 हासिल 6 और 8 चौके 32 और 6 कितना होता है 38, 32 6 38 है ना। चलिए प्लस 3x में कर हूँ 1 से गुना तो 3x स्क्वायर होगा माइनस है कि प्लस माइनस माइनस होता है। अब 3 में कीजिएगा 8 से 24 होगा और x का x लिख लेना है और बराबर में 480x। ठीक है, चलिए अब 480x इधर देख लीजिए प्लस में और उधर 480x, तो इसको कट कर सकते हैं ना। चलिए तो पहले x स्क्वायर अलग लिख लेते हैं, तब प्लस 3x स्क्वायर और माइनस 24x और माइनस से होगा, बताएंगे कैसे कैसे से, बराबर में 0। देखिए कैसे हुआ, से समझिए ध्यान से। ये पहले ये स्क्वायर वाला लिख लिए, उसके बाद में देख रहे हैं कि x वाला यहाँ पास था तो इसको भी इधर ले आए, तब बराबर के उस साइड से इस साइड नहीं आ रहा है, इसलिए सीन चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में देखिए माइनस 3840 था तो माइनस 3840 से रह गया, कहा कि बराबर का उधर नहीं गया है। ठीक ना, तो यही आपको लाना था। तो आशा करेंगे ये वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आपको देखिए कॉमन लेकर आंसर देता होगा तो ये भी कॉमन हो सकता है ना। कॉमन 3 से तो कटेगा, 300 ट्राई कर लीजिए, 3 दूना 6 और 3 8 24, हाँ कट जाएगा। देखिए कॉमन लेकर कॉमन देता होगा तो ऐसे देगा 3 8 24 और x का x माइनस 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 3 8 24, 0 का 0 है ना, और बराबर में 0 और 3 इन्हें जाकर 0 हो जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 1280 बराबर 0, क्योंकि 3 जो है 0 के बटा में जाता उधर, तब बटा वाला जो हो जाता है 0 बदल जाता है, मतलब 0 जेकर ऊपर आ जाएगा वो करंट सर्कल जो होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करेंगे ये वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।